हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। सो माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 2021 के एमसीक्यूज। ठीक है, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआर को क्रैक करना। ओके, यस, सो बी रेडी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। सो ये 2 PM का जो एमसी क्लास रहता है इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो आप इसको मिस मत करिएगा, इसको आप डेली अटेंड करिए। ठीक है, सो कुछ दिनों से नहीं हो रहा था, सो आज हमने किया है दोबारा स्टार्ट। ठीक है, सो ये कुछ और क्लासेस हो रहे हैं फिलर फॉर्म पे, तो इनका भी आप लाभ लीजिएगा। सो आर यू रेडी? देन शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो शेयर करेगा तो उसके बाद वो थम्स अप करेगा, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो मैं भी शेयर करूंगा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा रुकते हैं हम, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे आपको टाइमर लगा के रखूंगा 50 सेकंड्स 40 सेकंड्स का। ठीक है, जिसमें आप आंसर करोगे अच्छे से। ओके, बहुत अच्छा। सो आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी गिव योर थम्स अप एवरीवन। वेरी गुड। So let's begin then, let's get started. So let's start our today's MCQ series. So here आपके screen पे question number 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। The principal of a school conducts an interview session of teachers. एक प्रिंसिपल क्या करता है? वो कंडक्ट करता है एक इंटरव्यू सेशन टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ विद अ व्यू टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एनहांस्ड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्रामर्स। ठीक है, और वो मतलब उनको मतलब ऐसे इंटरव्यू ले रहा था कि यानी उनके कितने चांसेस है पार्टिसिपेट करने के स्कूल प्रोग्राम्स में। ठीक है, दिस एंडिवर में बी रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ रिसर्च। तो ये किस टाइप की रिसर्च है? इवेल्युएशन रिसर्च, बी ए फंडामेंटल रिसर्च, सी एस एक्शन रिसर्च, डी अप्लाइड रिसर्च। चलो सब आंसर कर लो, मैंने टाइमर लगा दिया है, आप आंसर कर लो सब। यही है यहाँ पे स्कूल प्रोग्राम्स। ठीक है, बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। देखो एक जगह लाइव चैट आ जाता है, वहां पे आप जाके आंसर कर सकते हैं। ओके, 2 बजे से स्टार्ट रहता है क्लास। ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो सब। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका सी पार्ट एक्शन रिसर्च। देखो एक्शन रिसर्च ही मतलब जो मतलब स्कूल एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है, क्लासरूम में अगर कोई प्रॉब्लम होगी टीचर को पढ़ाने में, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में स्कूल में कोई प्रॉब्लम होगी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, तो उस वक्त हमें क्या करना है? उस वक्त हमें उस पर मूल्यांकन करना है। बट कौन सी रिसर्च अगर हम बात करेंगे, रिसर्च कौन सी रिसर्च हम करेंगे उस पर, उसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। क्या बोलते हैं? एक्शन रिसर्च। सो आई होप यू गॉट इट। मतलब जो भी स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड, हायर एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी समस्या होगा उसके रिलेटेड अगर हमें एक्शन रिसर्च करनी होगी तो वो एक्शन रिसर्च कहलाता है। ओके, सो ध्यान में रखना। या एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड होगा तो उसको भी एक्शन रिसर्च बोलेंगे। देखो फंडामेंटल रिसर्च हम इसमें क्या करते हैं? इसमें हम थ्योरी को डेवलप करते हैं। इवेल्युएटिव रिसर्च, इवेल्युएशन हम करते हैं। ठीक है, ऐसे अप्लाइड रिसर्च हमारे पास कोई थ्योरी है, उस थ्योरी को जब हम अप्लाई किसी चीज पे करेंगे दैट इज अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जो एंशंट मैन था उसने क्या किया है? एंशंट मैन ने मतलब 2 पत्थर लाए, उनको मतलब आपस में रगड़ ले आया ना, तो जब ऐसे ऐसे किया तो वहां से एक चिंगारी निकल के आ गई। वो किस पे पड़ गई?
वो सूखे घास पे पड़ गई, या हम बोलेंगे पत्तों पे पड़ गई, ठीक है, सूखे पत्ते थे वहां पे तो उन पे पड़ गई, तो वहां पे आग निकल के आया, ठीक है। सो दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। ओके, सो एंशिएंट मैन ने जो किया है दैट इज फंडामेंटल रिसर्च, जो आग के रिलेटेड उसने किया है। आई होप यू गॉट व्हाट इज फंडामेंटल रिसर्च। उसके बाद उसने अप्लाई किया है, ठीक है, उसने अप्लाई किसके लिए किया, उसने डिफरेंट, यानी वो फिर मतलब यूज कर रहा था उसको कुकिंग के लिए, है ना, कुछ खाना पकाने के लिए। वो एंशिएंट मैन जो था, है ना, तो उसने क्या किया, कुकिंग के लिए उसको यूज किया था। तो दैट इज जो उसने अप्लाई, दैट इज अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। हाँ, ये फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इसी एग्जांपल से याद, जो एंशिएंट मैन ने किया है, उसने दो पत्थर को क्या किया है ना, रगड़ लिया आपस में, तो वहां से चिंगारी निकल के वो सूखे पत्तों पे पड़ गई, तो दैट इज फंडामेंटल थ्योरी निकल गई वहां पे, है ना। तो इसी तरह फिर अप्लाइड रिसर्च, उसने अप्लाई किया उसको मैंने डिफरेंट तरीकों में, ठीक है। सो ये ध्यान में, इस तरह एक्शन रिसर्च, फॉर एग्जांपल इसमें यही एग्जांपल लेते हैं, क्लासरूम में अगर टीचर होगा तो उसको पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, या बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है, तो वो जब उस पर रिसर्च करेंगे हम, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। बच्चों को कैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। The teacher has been glorified by the phrase friend, philosopher and guide because, यानी एक टीचर को हम कहते हैं फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, क्यों, ये बताना। He has to play all vital roles in the context of society. He transmits the high value of humanity to students. He is the great reformer of the society. He is a great patriot. सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास 40 सेकंड है, आंसर कर लो। देखो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, तुरंत आंसर करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कौन तुरंत आंसर करता है, दैट मीन्स वो बंदा इंटेलिजेंट है ना। हाँ, बट जिसने पढ़ा होगा अच्छे से, मतलब जिसको समझना होगा वो समझो पहले, उसके बाद आप आंसर कर लो, क्योंकि आपके पास टाइम होता है आंसर करने का, ठीक है। एक टीचर को हम क्या कहते हैं, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, क्यों कहते हैं ये बताना आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ही ट्रांसमिट द हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, तो वो ट्रांसमिट करता है, इन्हें चेंज, ये ट्रांसफर करता है हाई वैल्यूज को, है ना। उसमें जो हाई वैल्यूज होते हैं, नॉलेज होती है, उसको ट्रांसफर करता है किन में, स्टूडेंट्स में, ठीक है। अपनी मैच्योरिटी लेवल को ट्रांसफर करता है स्टूडेंट्स में, कि स्टूडेंट्स लो मैच्योर होते हैं, है ना। अगर हम मोरिसन की डिफिनेशन बताएंगे टीचिंग की, सो यानी इट इज द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम हाई मैच्योर पर्सन टू लो मैच्योर पर्सन, ठीक है। यानी हाई मैच्योर जो होता है उससे मतलब वैल्यूज निकल के, मॉरल्स निकल के आते हैं, तो वो जो बताता है फिर किनको बताता है, स्टूडेंट्स को, जो लो मैच्योर होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग आल्सो। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो इसलिए हम फ्रेंड फिलोसफर इसको बोलते हैं, गाइड बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये नॉलेज मतलब देता, प्रोवाइड करता है, ठीक है, वैल्यूज प्रोवाइड कर देता है, एस्थेटिकल वैल्यूज, जो ब्यूटीफुल वैल्यूज होते हैं, ठीक है, उनको स्टूडेंट्स में डेवलप करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 3 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलर फॉर टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ, यानी टीचर जो होता है उसको किस में नाकामी मिलती है, ठीक है। या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बी ए लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सी ए वर्बल एबिलिटी, डी ए स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। सो आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलर जो होता है टीचर में, ठीक है, तो वो किस एरिया में होता है, यानी नाकामी किस एरिया में होती है ज्यादा, ये बताना है आपको।
यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो लैक ऑफ कमांड होती है ना, यानी उस टीचर को नॉलेज ही नहीं होती सब्जेक्ट की, ठीक है। जब उसको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो दैट मीन्स कि वो उसकी टीचिंग जो होती है वो फेलियर होता है, उसमें वो नाकामी होती है, मतलब उसमें वो सक्सेसफुल टीचिंग नहीं रहती है, वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं रहती है। ओके, जब उसके पास कोई नॉलेज नहीं है किसी सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट पढ़ाता होगा, फॉर एग्जाम्पल वो कोई पेडागोजिकल सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पढ़ाता होगा, है ना, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाता होगा, बायोसाइंस पढ़ाता होगा, तो दैट मीन्स कि उसमें वो नॉलेज नहीं है, क्षमता नहीं है, ठीक है, वो मतलब जो ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में तो वो नहीं है, तो दैट मीन्स ये उसके लिए मतलब अनसक्सेसफुलनेस हो रहती है, ठीक है, मतलब नाकामी रहती है, फेलर रहता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। A teacher can establish rapport with his students by, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स में मतलब एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है। कैसे? बिकमिंग ए फिगर ऑफ अथॉरिटी, वो उनमें अथॉरिटी बन जाएगा। वे इम्प्रेसिंग स्टूडेंट्स में नॉलेज एंड स्किल, वो नॉलेज और स्किल से उनको इम्प्रेस करेगा। सी एफ प्लेइंग द रोल ऑफ ए गाइड, वो गाइड का मतलब रोल निभाएगा वहां पे, है ना, उनको हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को। बिकमिंग ए फ्रेंड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का फ्रेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है। चलो सब आंसर कर लो। वेरी गुड, आपके पास 40 सेकंड है। देखो ये भी एनटीए का जो है एक मतलब हम कहेंगे कि यानी एक लाइकेबल एक क्वेश्चन है ना, वो ज्यादातर इसको पसंद करते हैं एग्जाम्स में, मतलब ये पेपर्स पे ज्यादा आता है ना, मतलब पेपर्स में ज्यादा आता है यही क्वेश्चन, चाहे कौन सा शिफ्ट होगा, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट होगा, इवनिंग शिफ्ट होगा, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ऐसे होता है। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रख, इसको आप रख लो, ठीक है। बट अगर आप इसको देखोगे ना आंसर, इसका आंसर डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे। अभी हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए गाइड, यानी एक टीचर मतलब डेवलप कर सकता है एक रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के साथ। कैसे? जब वो उनका गाइड बन जाएगा, है ना, जब वो उनका हेल्प करेगा, जब वो उनके भावनाओं को समझेगा, उनके इमोशंस को समझेगा, ठीक है, मतलब उसको एटीट्यूड नहीं होगा, उसको ईगो नहीं होना चाहिए। एक टीचर जो होना चाहिए, हमने बोला अभी, वो फ्रेंड फिलॉसफर गाइड होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स वो एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। सो वो रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए? वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है। सो और उसमें क्या होना चाहिए? सिंपैथी एज वेल एज एम्पैथी होनी चाहिए। सिंपैथी मीन्स हमदर्दी होनी चाहिए, एम्पैथी ने उससे करीब आना चाहिए, सिंपैथी से भी करीब, ठीक है। हाँ, मतलब कि टू सी इन वन बूट्स, अगर हम बोलेंगे टू सी इन वन बूट्स, यानी उसके मतलब भावनाओं को पूरी तरह से समझना, ठीक है। तो दैट मीन्स टू डेवलप द रैपॉर्ट, ठीक है। हाँ, सो इस तरह की जो जब वो गाइड बनेगा, एक टीचर जब स्टूडेंट्स का गाइड बन जाएगा तो वो वहां पे एक रैपॉर्ट डेवलप कर सकता है, ठीक है। हाँ, मतलब वो उनको जान सकेगा अच्छे से, तभी हम बोलेंगे यहाँ पे। अब मैं आपको बोलूंगा कि यानी यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि यानी कुछ जगहों पे आप इस बुक्स पे या अगर आप नेट पे भी ये क्वेश्चन डालोगे तो वहां पे आप डिफरेंट आंसर मिलेंगे। वहां पे कुछ ये वाले आंसर लिखते हैं, इंप्रेसिंग स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड स्किल। देखो चेक करके देखो, अभी चेक करके देखो, या क्लास खत्म होने के बाद आप चेक कर लो, वहां पे ये आंसर मिलेगा बी, इंप्रेसिंग स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड स्किल। नहीं, ऐसे नहीं है। देखो नॉलेज से और स्किल से आप इंप्रेशन को करोगे तो कैसे रैपॉर्ट डेवलप हो जाएगा, है ना, मतलब जब उनका फ्रेंड बन जाओगे, गाइड बन जाओगे, है ना, एज ए फिलोसफर आप उनके हेल्प करोगे, तो दैट मीन्स कि आप मैं एक आपके साथ एक रिलेशनशिप पैदा होगी, ठीक है, नाम पता होगा, नाम से बुलाएंगे, है ना, तो दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। देखो अभी या क्लास खत्म होने के बाद आप इसको चेक कर लेना, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कुछ दिखाते हैं, ठीक है, और ये वाला जो है ये करेक्ट है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। देखते हैं टिप्स फॉर रैपॉर्ट बिल्डिंग। तो रैपॉर्ट बिल्डिंग के लिए कुछ टिप्स है। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको क्या करना है, ठीक है, लर्न टू कॉल योर स्टूडेंट्स बाय नेम। अपने स्टूडेंट्स को आपको नाम से पुकारना है। जैसे मैं पुकारता हूं पवन, शिवांगी, है ना, ऐसे राबिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, तो यानी
आपको क्या करना है, आपको नाम से पुकारना है अपने स्टूडेंट्स को। जब आप नाम से पुकारोगे स्टूडेंट्स को, दैट मीन्स कि आप मतलब एक स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। ओके, इस तरह अगर आपको टीचर बनना है तो उसमें क्या करना है, लर्न समथिंग अबाउट योर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, हॉबीज एंड एस्पिरेशंस। यहाँ पे आपको सीखना है कि इन स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, उनकी इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, हाँ, हॉबीज क्या है उनके, एक्स्ट्रा टाइम में वो क्या करना करते हैं उसके बारे में जानना, एस्पिरेशंस क्या है उनके, ठीक है, हाँ। सो ये ध्यान में रखना है आपको अगर आपको एज ए टीचर बनना है। क्रिएट एंड यूज पर्सनली रिलेवेंट क्लास एग्जाम्पल्स, यानी आपको क्लासरूम में एग्जाम्पल्स देने, उनको समझाना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। आप उनको अलग से भी बात कर सकते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी उसको मैं आपको उनको समझाओगे, ठीक है। अराइव टू क्लास अर्ली एंड स्टे लेट, आप जल्दी जल्दी क्लास में पहुंचोगे और उसके बाद में निकलने समय आप थोड़ा डिले करोगे, आप बोलोगे अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, है ना, ऐसे ऐसे आप उनके साथ बातें करो, यानी उनके साथ एंड चैट विद योर स्टूडेंट्स, और आप चैट भी कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। देखो आज टेक सेवी का जमाना है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम स्टूडेंट्स के साथ चैट भी कर सकते हैं। मगर चैट कौन सा, मतलब कि जो उनको मतलब कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्षमता होगी तो उसको जानना, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो उसके साथ आप चैट कर सकते हैं। एक्सप्लेन योर कोर्स पॉलिसीज, आपकी मतलब कोर्स जो होगा उसकी पॉलिसीज उनको बताने हैं। जैसे हमारा क्लास होता है कि हम बोलते हैं कि ज़्यादा मतलब आलतू फालतू बातें नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कैसे बातें करने, क्लासरूम के रिलेटेड बातें करनी है, ठीक है। एंड वाई दे आर एंड व्हाट दे आर, इन्हें जो पॉलिसीज है, रूल्स है, वो क्यों है और मतलब और क्या है वो उनको बताने हैं, ठीक है। जब आप स्टूडेंट बनोगे तो अगर आपको रिपोर्ट एक डेवलप करना है स्टूडेंट्स के साथ, आप इन बातों को ध्यान में रखोगे, ओके। चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे, चाहे आप कॉलेज में पढ़ाओगे, चाहे आप स्कूल में पढ़ाओगे, चाहे आप हायर इंस्टीट्यूट में पढ़ाओगे, ठीक है, हायर सेकेंडरी में पढ़ाओगे, तो वहां पे आपको ध्यान में रखोगे, या किसी स्किल इंस्टीट्यूट में पढ़ाओगे तो वहां पे आपको इन चीजों का खास ख्याल रखना है। जब आप इन चीजों का खास ख्याल रखोगे सो यू आर द सक्सेसफुल टीचर, ओके, ये ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है? हेलो, कोई सो तो नहीं गया है? हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ लेते हैं। एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, एजुकेशन जो है ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, किसके रिलेटेड? ए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बी है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, सी है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, डी है ऑल द अबव। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। एजुकेशन जो है ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, किसके रिलेटेड? एजुकेशन जो है ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, किसके रिलेटेड पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ये बताना है आपको। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, आपका टाइम भी खत्म हो गया है। सो डी पार्ट इज ऑल द अबव, यानी हर एक के रिलेटेड। एजुकेशन जो है एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, किसके रिलेटेड? हर एक के रिलेटेड। देखो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी के बारे में उसको पता होना, मतलब एजुकेशन जो है हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं, ठीक है, हमें उठना बैठना कैसे है सोसाइटी में। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, ऐसे कल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसे हम डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर के बारे में जानते हैं। कैसे? जैसे मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, आप जानते हो जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है। ऐसे कोई हरियाणा से है तो हरियाणा के बारे में हम जानते हैं, हरियाणा में कौन सा कल्चर है ना। इस तरह हरियाणा में कैसे, मतलब कौन कौन से गुज़र खाते हैं, ज़्यादा फेवरेट क्या है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे गुजरात में क्या है ना, तमिलनाडु में क्या है, केरल में क्या है, ऐसे न्यू दिल्ली में क्या है। तो ऐसे ऐसे हम जान लेते हैं डिफरेंट कल्चर के बारे में, ठीक है। सो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो एजुकेशन जो है पावरफुल इंस्ट्रूमेंट किसके लिए? इन सबों के लिए, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। A teacher's major contribution towards the maximum self-realization of the student is affected through
सो एक टीचर का जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, ठीक है, स्टूडेंट की सेल्फ रियलाइजेशन को डेवलप करना, तो वो उसमें इफेक्ट कैसे रहता है, उस पर असर कैसे रहता है, एक कॉन्स्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स नीड्स, स्टूडेंट्स के नीड्स को फुलफिल करना, बी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज, यानी क्लासरूम में जो एक्टिविटीज होती है उनको उन पर कंट्रोल काबू पाना, से सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड्स गोल्स एंड पर्पज, यानी देख लेना कि स्टूडेंट्स की जरूरत क्या है, उनके गोल्स क्या है, पर्पज क्या है उनका, डे स्ट्रिक्ट रेनफोर्समेंट ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, हमें कुछ मतलब स्ट्रिक्ट रेनफोर्समेंट होते हैं कुछ, यानी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करना है, आप आंसर कर लो सब। यानी स्टूडेंट्स की सेल्फ रियलाइजेशन को जब हम मतलब कौन सा इफेक्ट करता है ज़्यादा, ठीक है, टीचर का ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन है जो स्टूडेंट्स के सेल्फ रियलाइजेशन को, है ना, अपने सोल को बढ़ावा देना, ठीक है, हाँ, अपने आप को अच्छा बनाना, तो ऐसे कौन सा मतलब है जो कंट्रीब्यूशन है टीचर का, ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूशन आपको बताना है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। अगर यहाँ पे आपको दिखता नहीं है, हिंदी में अगर नहीं दिखता है तो यहाँ से आप इंग्लिश में थोड़ा इसको समझे, तो ये है, हाँ, चलो आपका यहाँ पे समय खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट द करेक्ट आंसर, सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड्स गोल्स एंड पर्पसेस, यानी हमें स्टूडेंट्स के एक टीचर को क्या करना है, उनके नीड्स को देखना है ना, उनको गोल को देखना है कि उनके वो गोल क्या है उनका, अगर वो फुलफिल हो जाए थ्रू टीचर, सो दैट मीन्स कि वो सक्सेसफुल टीचर है। पर्पज उनका क्या है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको। ओके, सो आई होप यू गॉट टू। चलते क्वेश्चन 7 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ, रिसर्च प्रॉब्लम को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, रिसर्चर्स इंटरेस्ट, बी ए फाइनेंशियल सपोर्ट, से सोशल रिलेवेंस, डी अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर, यानी रिसर्च प्रॉब्लम को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं वो आपको बताना है। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। रिसर्च प्रॉब्लम को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं आपको बताना है, ठीक है, हाँ। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर कर लो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जरा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर है, आपका टाइम भी खत्म हो गया है। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सोशल रेलेवेंस, यानी जो भी हम प्रॉब्लम ले लेंगे उसको सोसाइटी के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए, यानी एक रेलेवेंस होनी चाहिए, ठीक है, यानी सोसाइटी में होनी चाहिए वो प्रॉब्लम। अगर वो सोसाइटी में नहीं होगी तो आप कैसे रिसर्च कर पाओगे, ठीक है, दैट मीन्स कि सोशल रेलेवेंस जो है इसके हिसाब से, इसके आधार पे हम एक रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। देखो अगर हम इसकी बात करेंगे, रिसर्चर्स इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, रिसर्चर का एक इंटरेस्ट होता है, यानी वो इंटरेस्ट जो होगा वो सोसाइटी के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, दैट इज सोशल रेलेवेंस। फाइनेंशियल सपोर्ट वो तो है ही, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर ये भी होना चाहिए, रिलेवेंट लिटरेचर होना चाहिए उसके रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो न्यूज़ पेपर, जिन्हें कभी कभार रिसर्च पेपर उस पर नहीं बने हुए होते हैं। अगर हम कोविड की बात करेंगे, कोविड पे कोई रिसर्च करेगा तो अभी कुछ रिसर्च पेपर ही बने हैं, ज़्यादा रिसर्च पेपर उस पर नहीं बने हुए, तो दैट मीन्स के हम ले सकते हैं न्यूज़ पेपर पे, मैगजीन्स पे जो लिटरेचर है वो हम ले सकते हैं, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है सोशल रेलेवेंस। ओके, तो जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 पे इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इजी क्वेश्चन है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किसको कहते हैं इनमें से? क्लस्टर सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। 40 सेकंड है आपके लिए, आंसर कर लो सब। देखो इजी क्वेश्चन है
ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे इनको सबको रट लो, मैंने बहुत बार दोहराया है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, रिपीट मैंने किया ऐसे क्वेश्चंस, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं, ये रहा इसका आंसर, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी पार्ट क्या है? कोटा सैंपलिंग, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कौन सा इनमें? कोटा सैंपलिंग है। जो क्लस्टर सैंपलिंग जो है, क्लस्टर सैंपलिंग है प्रोबेबिलिटी का टाइप। ठीक है, हाँ, तो इस तरह सिस्टमेटिक सैंपलिंग, ये भी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है ना, और सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। ये चार है, प्रोबेबिलिटी के नॉन प्रोबेबिलिटी के अलग है, कोटा सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग, है ना। तो ये ध्यान में रखना आप। एक्सीडेंटल सैंपलिंग है ना कुछ। सो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देख लो, आंसर कर लो। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर्ड इन, यानी हाइपोथेसिस कहाँ पे हम नहीं बनाते हैं, किस जगह नहीं बनाते। ए है सर्वे मेथड, बी है हिस्टोरिकल स्टडीज, सी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, डी है नॉर्मेटिव स्टडीज। सब आंसर कर लो, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है। इसको मैंने शायद रिपीट किया है ना, इससे पहले भी मैंने बोला आपको। सो हाइपोथेसिस हम किस में नहीं बनाते हैं, ये बताना आपको। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो बी पार्ट जो ये करेक्ट आंसर है। हिस्टोरिकल स्टडीज जो है, यहाँ पे हमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं रहती है, सर्वे मेथड में रहता है। ठीक है, सर्वे रिसर्च मेथड, एक्सपेरिमेंट स्टडीज में, नॉर्मेटिव स्टडीज में, इनमें सबों में हाइपोथेसिस की जरूरत होती है, बट हिस्टोरिकल स्टडीज में हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं। ठीक है, सो आई होप यू गो, यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च जो है उसको किस पे क्लासिफाई करते हैं? ये है एम्पेरिकल रिसर्च, भी है हिस्टोरिकल, से है एक्सपेरिमेंटल, डी है बायोग्राफिकल। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च जो होती है, इसको किस में हम क्लासिफाई करते हैं, ये बताना आपको। बहुत अच्छा, इसे आंसर कर लो, सब तुरंत आंसर कर लो। सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो, तुरंत आंसर कर लो आप। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एम्पेरिकल रिसर्च जो होते हैं, एम्पेरिकल स्टडी जो होते हैं, यहाँ फील्ड में करते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड वर्क बेस्ड होती है। ओके, सो आई होप यू गॉट। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सब लाइक कर लो, वेरी गुड। अरे भाई लाइक कर दो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which of the following sampling method is appropriate to study the prevalence of AIDS among male and female in India in 1976, 1986, 1996 and 2006? यानी यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसी कौन सी सैम्पलिंग मेथड है जो अप्रोप्रिएट है एक मतलब इस स्टडी के लिए एड्स देखी जाती है एमंगेस्ट मेल एंड फीमेल में इंडिया में। ठीक है, सो इसके रिलेटेड जब हम 10 साल के बाद देखेंगे ना, 1976, उसके बाद 1986 यानी 10 साल, उसमें 1986 96, तो ये भी 10 ईयर्स, उसमें 2006 में, तो ये भी, तो कौन सा यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड हम यूज करेंगे? क्लस्टर सैम्पलिंग
बी है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, डी है कोटा सैंपलिंग, डी है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ओके, ये आपको बताना है। वेरी गुड, सब आंसर कर लो। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो। देखो ये टाइम ठीक है, इससे टाइम आपको मैनेज हो जाएगा, ठीक है। इतना इतना टाइम अगर लगा लोगे आप एग्जाम में भी तो आपका टाइम ही बच जाएगा अच्छे से। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट करेंगे सिस्टमैटिक सैंपलिंग, यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। सिस्टमैटिक हम यानी 1976 में कुछ डेटा ले लेंगे, 86 का, 96 का, 26 का ले लेंगे, तो यानी सिस्टमैटिकली हम इसको कर लेंगे, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 12 पे इसको पढ़ और आंसर कर लो। द एप टेस्ट, जो एप टेस्ट क्या है, एसेंशियली टू टेलर टेस्ट, क्या वो टू टेलर रहता है। बी एसेंशियली वन टेलर टेस्ट, वो क्या वो वन टेलर रहता है। सी कैन बी वन टेलर एज वेल एज टू टेलर डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस, यानी वो टू टेलर भी हो सकता है, वन टेलर भी हो सकता है, यानी हाइपोथेसिस डिपेंड करता है। डी कैन नेवर बी ए वन टेलर टेस्ट, तो वन टेलर नहीं बन सकता है। चलो सब आंसर कर लो। वेरी गुड। एफ टेस्ट रोनाल्ड फिशर का जो है टेस्ट, एनोवा जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, एफ टेस्ट का मतलब है एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है। यानी कैन बी वन टेलर एज वेल एज टू टेलर डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस, यानी वो वन टेलर भी हो सकती है, वो टू टेलर भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है हाइपोथेसिस। मैंने बोला है वन टेलर टू टेलर क्या होता है, आप पिछले वीडियोस में जा सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन 13 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। द स्टेटमेंट टू बी नॉन वायलेंट इज गुड इज ए, यानी एक स्टेटमेंट जो टू बी नॉन वायलेंट इज गुड इज ए, यानी नॉन वायलेंट रहना वो अच्छा है, ठीक है। शोर शराबा कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ, सो नॉन वायलेंट रहना वो अच्छा है। तो वो कौन सा क्या है यहाँ पे, कौन मॉरल जजमेंट है क्या, बी ए फैक्चुअल जजमेंट क्या है, सी रिलीजियस जजमेंट क्या है, या वैल्यू जजमेंट है। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। यानी नॉन वायलेंट मीन्स कि ना कोई शोर शराबा करना ना कुछ, ठीक है, यानी पीसफुल रहना, ठीक है। यानी एक सोशल चेंज लाना, दैट इज नॉन वायलेंट रहना, तो वो अच्छा है, ठीक है। सोसाइटी में मतलब कैसे रहना है, ठीक है। हाँ, अच्छे से रहना है, ठीक है, तो दैट इज नॉन वायलेंट। यानी यहाँ पे पीसफुल, एक हम बोलेंगे नहीं पीस लाना, ठीक है, अमन लाना, तो नॉन वायलेंट बोलेंगे हम। तो ये कौन सा फैक्ट है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट इज द मॉरल जजमेंट। तो ये मॉरल वैल्यू से निकल के आता है, जो मॉरल जजमेंट बन जाता है। ओके, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। मैन इज अ रैशनल बीइंग, मैन एक रैशनल बीइंग है, एक्सपीरियंस बेस पे है। रीजन, मैन इज अ सोशल बीइंग, मैन क्या सोशल बीइंग है। सो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सब आंसर कर लो। वेरी गुड।
चलो सबको का आंसर आना चाहिए। मैन इज अ रैशनल बीइंग, है ना। ये इंसान जो है वो क्या होता है, सेंसिबल रहता है, ठीक है। मतलब वो अच्छे से अगर डिसीजंस को लेना होगा तो वो अच्छे से सोच लेता है पहले मुझे क्या करना है। इस तरह सोशल बीइंग ये नहीं, वो सोसाइटी के रिलेटेड सोचता है, ठीक है। हाँ, पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो कैसे, देखो यहाँ पे मैन इज रैशनल बीइंग, वो एक रैशनल बीइंग होता है ना। अपने जजमेंट को कैसे लेता है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, या हम बोलेंगे अपने इंटेलिजेंस को यूज करता है, अपने बुद्धि को यूज करता है, तो फिर वो डिसीजंस लेता है। मैन इज अ सोशल बीइंग, सोशल बीइंग वो सोसाइटी के रिलेटेड मतलब अच्छा रहता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, आपस में मिलते नहीं। अगर ये आपस में मिलते होंगे तो दैट मीन्स रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का, ओके। तो तभी ये आपस में मिलते नहीं है, दैट मीन्स कि ये सही रीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन आपस में नहीं है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट, कैसे एक्सप्लेनेशन नहीं है सही, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अगर दोनों आपस में मिलते होंगे तब ये रीजन करेक्ट था। तो चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। वैल्यू जजमेंट्स आर, वैल्यू जजमेंट्स क्या होते हैं, फैक्चुअल जजमेंट्स होते हैं, ऑर्डिनरी जजमेंट्स होते हैं, या नॉर्मेटिव जजमेंट्स होते हैं, या एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। वैल्यू जजमेंट्स क्या होते हैं ये बताना है आपको। फैक्चुअल यानी फैक्ट्स के बेस पे होता है, ऑर्डिनरी कोई आम सा होता है ना, कॉमन। नॉर्मेटिव होता है, या नॉर्मेटिव का मतलब है कि इन्हें जिसमें कोई विश होगा, डिजायरेबल कोई जजमेंट होगा, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, या किसी पब्लिक ओपिनियन का एक्सप्रेशन होता है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट, नॉर्मेटिव जजमेंट्स। वैल्यू जजमेंट जो होते हैं ये हमें मतलब वो जजमेंट दिखाते हैं जो डिजायर पे होगा, ठीक है। यानी कोई डिजायरेबल कोई सिचुएशन होगी, ठीक है, तो उसको हम नॉर्मेटिव जजमेंट कह सकते हैं। यानी इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाते हैं। नॉर्मेटिव जजमेंट्स में क्या क्या आते हैं, राइट्स एंड जजमेंट्स, ओके। सो वैल्यू जजमेंट जो है वो है नॉर्मेटिव जजमेंट्स, यानी जो इसमें राइट्स आते हैं, ड्यूटीज आ जाते हैं, और जिनको हम डिफरेंट सिचुएशंस पे यूज करते हैं, है ना। डिफरेंट सूरत हाल में हम यूज करते हैं, डिफरेंट मोमेंट्स में हम उन राइट्स और उन ड्यूटीज को हम यूज करते हैं, दैट दोज आर नॉर्मेटिव जजमेंट्स, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। डिडक्टिव रीजनिंग प्रोसीड्स फ्रॉम, डिडक्टिव रीजनिंग कहां से शुरू होती है, कहां से कहां तक। ये जनरल टू पर्टिकुलर, बी ए पर्टिकुलर टू जनरल, सी हैव वन जनरल कंक्लूजन टू अनदर जनरल कंक्लूजन, डी हैव वन पर्टिकुलर कंक्लूजन टू अनदर पर्टिकुलर कंक्लूजन। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, सब आंसर कर लो, तुरंत आंसर कर लो सब। आपको बताना डिडक्टिव रीजनिंग कहां से कहां तक शुरू होती है, ठीक है, ये बताना आपको। बहुत अच्छा।
तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज करेक्ट, जनरल टू पर्टिकुलर। देखो अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करेंगे, यहां हम पहले कुछ थ्योरी को लेते हैं, ठीक है, हाँ, यानी कुछ थ्योरी को लेते हैं, उसके बाद मतलब हम जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। अगर हमें पहले मतलब थ्योरी को पढ़ाते हैं या थ्योरी बताते हैं पहले, उसके बाद में हम एग्जाम्पल्स बताते हैं। सो जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, और जनरल क्या होता है, थ्योरी। जो हम थ्योरी डायरेक्टली बताते हैं दैट इज जनरल, ठीक है। सो इस तरह हम और एग्जाम्पल बता सकते हैं। यहाँ पे रूलेग इसको बोलते हैं, रूलेग, RULEG। रूलेग का मतलब है रूल पहले बताते हैं फिर एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। या इसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग को हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। यानी इसमें कौन होते हैं, जैसे अगर हमें करिकुलम फ्रेम करना होगा, ठीक है, दो तरह के करिकुलम हम फ्रेम करते हैं। एक होता है कि स्टूडेंट सेंट्रिक, यानी स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से हमें बनाना होगा। दूसरा होता है टीचर सेंट्रिक, यानी वो टीचर ही उसमें सब कुछ होता है, ठीक है, हाँ। या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रिक हम बोलेंगे, या टीचर सेंट्रिक हम बोलेंगे। तो जो टीचर सेंट्रिक वो बनाते हैं टॉप, मतलब वो टॉप जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही बनाते हैं, ठीक है। खुद वो स्टूडेंट्स की मतलब स्टूडेंट्स से मतलब ये नहीं कहते कि उनको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चाहिए, बट वो ठोक देते हैं उन पे, ठीक है। सो दैट इज टीचर सेंट्रिक करिकुलम। दूसरे स्टूडेंट सेंट्रिक, तो जो ये जो टीचर सेंट्रिक करिकुलम वो है डिडक्टिव रीजनिंग, ओके। सो मतलब स्टूडेंट्स को पता नहीं हमें सिलेबस में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होता है स्टूडेंट सेंट्रिक। स्टूडेंट सेंट्रिक का मतलब क्या है कि यानी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लेवल, ठीक है, स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट क्या, नीड्स क्या है, तो उसके हिसाब से जब बनाएंगे करिकुलम, सो दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग, ओके। सो वो होता है कि इन्हें बॉटम अप, इन्हें बॉटम अप, ठीक है, बॉटम पहले बोला जाता है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स को, उसके बाद एक्सपर्ट्स को बना लेते हैं। दूसरा होता है टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब वो एक्सपर्ट्स खुद ही बनाते हैं, तो उसके बाद अप्लाई करते हैं किन पर, सोसाइटी पर, जो टीचर्स है मतलब स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स, उस पर, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। डिडक्टिव क्या है, ये टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। इसको हम रूल भी बोलते हैं, पहले रूल बताते हैं उसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं, या हम पहले थ्योरी को लेते हैं उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देते हैं, ओके। सो इस तरह हम जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल मीन्स थ्योरी, पर्टिकुलर मीन्स एग्जाम्पल, ये ध्यान में रखना, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। अगरतला इज रिटन इज इन कोड एज, अगरतला जो है इसको कोड में लिखा गया है 1416817 तो ऐसे आगरा का कोड बताना है आपको। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। अगरतला जो है इसका कोड है ये, अब आगरा का कोड यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन एनटीए में पूछा जाता है, कंप्यूटर एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से कर लो। बहुत अच्छा, सब आंसर कर लो, तुरंत आंसर कर लो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। सो कैसे है डी पार्ट इसका आंसर। तो देखो अगरतला, अगर हम इसी से हम ले लेंगे, ए का 1 है ना। सो यहाँ पे जी का 4 है और ए का भी 1 है, यानी ए जहां पे भी है वहां पे 1 है। सो अब हम ए 1, पहले भी 1 लास्ट पे भी 1, किसमें पहले भी 1 लास्ट में भी 1, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अब ये वाला हम एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद जी क्या है 4 है ना, ऐसे जी में 4 लाना है। अब ये वाला भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। अब ये वाला और ये नहीं, ये वाला रह गया है ना, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसमें भी 4 इसमें भी 4, ठीक है, क्योंकि ये वाला हमने पहले एलिमिनेट किया, ये वाला भी हमने पहले एलिमिनेट किया क्योंकि इसमें 6 है, जी का है 4। सो ये 2 अब यहां से लेते हैं। अब उसके बाद क्या है आर, आर का यहाँ पे वैल्यू क्या है 1 के बाद 6, तो आर के बाद 146। सो ये वाला करेक्ट आंसर है, कुछ ही सेकंड लगती है इसको, ठीक है। सो ऐसे आप मतलब बुद्धि का यूज करो, ठीक है, माइंड का यूज करो, सोच का यूज करो, ठीक है। सो आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कंप्रेहेंसिव सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा। पॉपुलेशन डेटा का कौन सा यहाँ पे सोर्स है ये बताना आपको। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। ए है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज, क्या ये पॉपुलेशन डेटा का सोर्स है। बी है नेशनल सैंपल सर्वेज, क्या ये है। सी है सेंसस, क्या सेंसस है। डी है डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वेज। ठीक है, हाँ, जो पॉपुलेशन के रिलेटेड एक हेल्थ सर्वे होती है, सो दैट क्या वो है। सो यहाँ पे आपको बताना है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। पॉपुलेशन डेटा का यहाँ पे आपको बताना है सोर्स कौन सा है, कंप्रेहेंसिव सोर्स, अंडरस्टैंडेबल सोर्स कौन सा है, जिससे जो सीक्वेंशियल सोर्स होगा, है ना, जिसको अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो वो आपको बताना। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पर जाकर सेंसस, सेंसस जो होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर होता है। ठीक है, सो सीक्वेंशियली होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो इट इज द मोस्ट अंडरस्टैंडेबल कंप्रेहेंसिव सोर्स फॉर पॉपुलेशन डेटा। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। Which one of the following principles is not applicable to sampling? सैम्पलिंग के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। ए सैंपल यूनिट्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, क्या सैंपल यूनिट्स डिफाइंड अच्छे से होने चाहिए। बी ए सैंपल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो आपस में डिपेंडेंट होने चाहिए। से सैंपल यूनिट्स ऑफ सैंपल शुड बी यूज्ड थ्रू द स्टडी, उस स्टडी के थ्रू उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। डी ए सैंपल यूनिट्स मस्ट बी चोजन इन सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर, क्या उनको सिस्टमैटिक या ऑब्जेक्टिव मैनर में हमें चूज करना है। तो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा खामोश रहूंगा, आप आंसर कर लो। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। आज 20 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, सो आप आंसर कर लो, बहुत अच्छा, ऐसे आंसर कर लो सब। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो बी पार्ट क्या है, सैंपल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंड ऑन ईच अदर। सो ये वाला एप्लीकेबल नहीं है सैंपलिंग के रिलेटेड। ठीक है, सो सैंपलिंग यूनिट्स जो होते हैं वो ये जरूरी नहीं है कि वो डिपेंडेंट होने चाहिए। यानी ये कहता है यहाँ पे सैंपलिंग यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो आपस में डिपेंडेंट होने चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। बाकी जो है बाकी है, यानी सैंपल यूनिट्स को अच्छे से हमें डिफाइन करना है, हमारा सैंपल क्या है। ठीक है, सैंपल सेम यूनिट्स ऑफ सैंपल होने चाहिए, उनमें एक दो कैरेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए। सैंपल यूनिट्स जो उनको सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव मैनर में हमें चूज करना है। ठीक है, सो ये वाला इसके रिलेटेड करेक्ट नहीं है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। वेरी इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है। ए है पास्कल, बी है यूनिक्स, सी है फॉर्ट्रेन, डी है कोबाल। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यहां पे आपको बताना है कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है। ठीक है, पास्कल, यूनिक्स, फॉर्ट्रेन, कोबाल। बहुत अच्छा, सब आंसर कर लो, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत तुरंत आंसर कर लो आप। सो यहां पे मैं इसको यहीं पे बंद करता हूं। ठीक है, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सो ये वाला कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, बाकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। ठीक है, सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ प्लेटफॉर्म की क्लासेस है, इनको भी आप लाभ लीजिएगा। आप अपना फीडबैक दे दीजिए, आपका फीडबैक जो है वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन आ जाती है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।
सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम अटेंड कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, नेक्स्ट टाइम टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस में, टॉप एमसीक्यू क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।